जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अजय दांगी स्वागत करता हूं आपका इस दिव्यांश वृथर यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। पॉलिटी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन विच देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। ऐसा टॉपिक है जिससे कई सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमेंडमेंट का, संशोधन का। ठीक है, तो इससे हम आज के टॉपिक में हम कई सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, कई सारे लोगों का ये मैसेज था कि सर वीडियो रोज़ क्यों नहीं आ रहे हैं, और कई सारे नेगेटिव कमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हर एक इंसान की जो प्रायोरिटी होती है वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है। फाइनेंशियल इंटरेस्ट मतलब जिससे उसका लाइवलीहुड जुड़ा होता है। तो जब तक लॉकडाउन था तब तक हम लोगों ने पूरी कोशिश करी आप लोगों से रेगुलर कनेक्ट होने की। अब अनलॉक की सिचुएशन है और अनलॉक की सिचुएशन में हमारी जो प्रायोरिटी है वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। तो हम जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं वो वॉलंटरी काम कर रहे हैं। हमारी कोई मंशा नहीं है इस यूट्यूब पर आकर बहुत सारा पैसा आए, व्यूज़, कई सारे लोग बोल रहे हैं व्यूज़ के लिए, फलाने के लिए, टिकाने के लिए। ऐसी हमारी कोई मंशा नहीं है, ना तो हम इसके लिए यहाँ पर आए। आज भी आप लोग, हर एक इंसान पूरे के पूरे हमारे इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देता है तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर वॉलंटरी काम कर रहे हैं। जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो आपसे मैं ज़रूर कनेक्ट हुआ करूँगा। ठीक है, फ्रिक्वेंटली हम इस पर वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। क्लियर है ये चीज़? तो आप एक चीज़ मत कहिए कि प्रॉमिसिंग नेचर में या रेगुलर हम वीडियो अपलोड करवाएं, अभी कुछ हद तक पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें करनी पड़ रही है। सो स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक में, अमेंडमेंट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि मैंने बताया आपको। अब अमेंडमेंट की बात क्यों इम्पोर्टेंट है, अमेंडमेंट क्यों ज़रूरी है? देखो क्या होता है सर, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने आपको मतलब बताया था। लॉ की खास बात यह है, एक लॉ तब अच्छा है जब वो टाइम के साथ एडेप्ट होने की क्षमता रखता हो। जैसे कि हमारे यहाँ एक नियम था कि पहले सती प्रथा चलती थी। पहले के टाइम सही थी सती प्रथा। पहले के टाइम क्यों सती प्रथा अच्छी थी, मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ। क्योंकि पहले के टाइम क्या होता था सर, जो महिलाएं हुआ करती थी उनका सब कुछ उनका पति हुआ करता था पहले के टाइम, इन एंशिएंट टाइम में। और जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो उनकी कंडीशन पति की मृत्यु के बाद बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती थी, क्योंकि उनके लाइवलीहुड को चलाने वाला सिर्फ पति हुआ करता था। जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो उनके पास कोई नहीं है, तो उनका एक्सप्लोटेशन बहुत हुआ करता था, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटेशन हुआ करता था। तो पहले के टाइम ऐसा हुआ करता था कि यार पति मर गया तो उसके साथ महिलाएं भी क्या हो जाती थी, सती हो जाती थी या मर जाती थी। वही उनके लिए अच्छा था। तो पहले उस टाइम के हिसाब से ये लॉ ठीक था। बट आज भी इस लॉ को अगर आप बनाए रखो तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक अच्छे लॉ की खास बात ये होती है कि उसमें टाइम के साथ चेंज करने की क्या होनी चाहिए, एडेप्टेबिलिटी या चेंज करने का फीचर होना चाहिए। इसको ही हम अमेंडमेंट बोलते हैं। मतलब एक लॉ में टाइम टाइम पर अमेंडमेंट होना जरूरी है। और ऐसा ही हमारे संविधान में भी ये फीचर विद्यमान है। हमारे संविधान में भी टाइम टाइम पे क्या करे गए हैं, अमेंडमेंट करे गए हैं। और इसका जो फीचर है, जो अमेंडमेंट का प्रोविज़न है हमारे संविधान में, कौन से आर्टिकल में दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 368। कौन सा आर्टिकल आपका, आर्टिकल 368 में इसका क्या है, प्रावधान दिया गया है। किसका, आपका संशोधन का, संविधान संशोधन का आर्टिकल 368 में प्रावधान है। ये पार्ट कौन सा है आपका, 20। कौन सा पार्ट है आपका, संविधान का 20 पार्ट है। आर्टिकल कौन सा है आपका, 368 आर्टिकल है। क्वेश्चन सेकंड आता है कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सर याद रखिएगा, संविधान में संशोधन करने का अधिकार जिसको दिया गया है वो है आपका पार्लियामेंट। कौन है आपका, पार्लियामेंट, संसद। और कोई भी इंसान संविधान में संशोधन नहीं कर सकता। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि स्टेट लेजिस्लेचर या आपका जो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधायिका हैं, वो संविधान में संशोधन कर सकती हैं क्या, नहीं कर सकती। इसका अधिकार केवल और केवल किसको दिया गया है, आपका संसद को इसका अधिकार दिया गया है। क्लियर है ये चीज़? सेकंड क्वेश्चन है जो अमेंडमेंट की प्रोसेस है, भारत में जो संविधान संशोधन की प्रोसेस है वो हमने कहाँ से लिए, तो ये हमने साउथ अफ्रीका से लिए।
क्लियर है। ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है कि जो अमेंडमेंट प्रक्रिया है, जो संशोधन की प्रक्रिया है, वो हमने कहाँ से ली है, वो हमने साउथ अफ्रीका से ली है। आर्टिकल कौन सा है आपका 368 है और पार्ट कौन सा है 20 है। क्लियर है। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट पढ़ते हैं जिनसे कई सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ये जो वीडियो होने वाला है 2 पार्ट में होगा। एक पार्ट में काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता तो मैंने इसको 2 पार्ट में पढ़ा है। पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फिर सेकंड पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब होता है? तो सर पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1951 में। कब हुआ आपका? 1951 में। और एक पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या करा गया? 9th शेड्यूल को जोड़ा गया। वेरी इंपॉर्टेंट। किसको जोड़ा गया? 9th शेड्यूल को, नबी अनुसूची को जोड़ा गया। मैं आपको बता देता हूं, कई बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, किसमें आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल थे? तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 8 ही शेड्यूल थे। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। पर आज के टाइम हमारे पास कितनी अनुसूची हैं, कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल हैं आज के टाइम पर। क्लियर है ये चीज़? तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा क्या जोड़ा गया? नबी अनुसूची जोड़ी गई। एक किससे संबंधित है? इसमें कुछ लैंड रिफॉर्म से संबंधित कानून रखे गए हैं। कैसे कानून रखे गए हैं? लैंड रिफॉर्म या भूमि सुधार से संबंधित कानून रखे गए हैं। अब ये सब तो चीज़ें आपने को पता होंगी, आपने पढ़ा होगा। मैं अब आपको ये चीज़ बताता हूँ ये हुआ क्यों। जैसा कि सर आपको ये चीज़ पता थी कि भारत जब आज़ाद हुआ तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की आवश्यकता थी भारत के लोगों को, वो थी खाना, वो थी फूड। और फूड होता कहाँ पर है? एग्रीकल्चर पर होता है। फूड कहाँ पर होता है आपका? एग्रीकल्चर पर होता है। किस पर होता है आपका फूड? एग्रीकल्चर पर। क्लियर है चीज़? फूड किस पर होता है आपका? एग्रीकल्चर पर होता है। एग्रीकल्चर के लिए जो चीज़ आपको चाहिए वो चाहिए लैंड। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? लैंड, ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। पर सर उस टाइम ऐसा था कि भारत देश जब आज़ाद हुआ तो भारत की जो ज़मीन थी वो कई सारे बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े रईस लोगों के पास भारत की बहुत सारी ज़मीन दबी पड़ी थी। और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनसे ज़मीन मांगने के लिए गई तो उन्होंने बोला हम ज़मीन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उस टाइम राइट टू प्रॉपर्टी जो था, राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो फंडामेंटल राइट था। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनसे ज़मीन नहीं ले सकती थी। तो कोई ऑप्शन नहीं बचा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कि यार कैसे हम अपने लोगों को खाना दें, कैसे हम एग्रीकल्चर करें, क्योंकि ज़मीन नहीं है। तो सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संविधान में पहला संशोधन करती है और संविधान में संशोधन करने के बाद उसने कुछ ऐसे कानून बनाए, उसने एक ऐसा प्रोविज़न बनाया जिसका नाम था 9th शेड्यूल। और 9th शेड्यूल में उसने कुछ ऐसे कानून रख दिए जिनमें सुप्रीम कोर्ट, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय जिसको भारत का क्या बोला गया है? प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जाता है कि भारत का संरक्षक की उपाधि किसको दी गई है? प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की उपाधि किसको दी गई है? तो किसको दी गई है? आपकी सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। इस सुप्रीम कोर्ट क्या है? आपका प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें ये भी इंटरफेयर क्या नहीं कर सकता? कर नहीं सकता। किसमें? आपका 9th शेड्यूल में। क्लियर है ये चीज़? होप आपको समझ में आया हुआ क्यों हमने 9th शेड्यूल को जोड़ा। तो 9th शेड्यूल को जोड़ा जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी क्या नहीं कर सकती? आपका इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसमें किससे रिलेटेड कुछ कानून है? आपसे पेपर में पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड कुछ कानून है? लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ कानून है। क्लियर है? मैं पूरे अमेंडमेंट नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये तो कोई भी याद नहीं करता। सिर्फ जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है जो पेपर में पूछे जाते हैं उनको ही मैं आपको करवाऊँगा। जो सेकंड अमेंडमेंट है जो पेपर में पूछा जाता है वो आपका 21वां संविधान संशोधन। कब हुआ आपका? डेट याद रखना, 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ आपका। इस 21वें संविधान संशोधन के द्वारा एक प्रोविज़न जो लाया गया, जो प्रोविज़न ऐड करा गया वो ये था कि सिंधी भाषा को, कौन सी? आपकी सिंधी लैंग्वेज जो है आपकी सिंध में जो बोली जाती है सिंधी, पर्टिकुलर पंजाबी की एक जो लैंग्वेज है सिंधी, सिंधी लैंग्वेज को संविधान का जो 8वीं अनुसूची है, संविधान की कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची, जो किससे रिलेटेड है? भारतीय भाषाओं से रिलेटेड है, इंडियन लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। जहाँ पर इसमें कितनी भाषाओं का जिक्र है? आपका 22 भाषाओं का जिक्र है। कितनी भाषाओं का जिक्र है? 22 भाषाओं का जिक्र है। उसमें सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में क्या करा गया? शामिल करा गया।
कौन सी भाषा के रूप में शामिल करा गया? 15वीं भाषा के रूप में क्या करा गया आपका? शामिल करा गया। कौन से संविधान संशोधन से आपका? 21वें संविधान संशोधन से। तो आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में कि बताइए कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा सीधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो कौन सा संविधान संशोधन था आपका? 21वां संविधान संशोधन था। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये कब हुआ आपका? 1975 में हुआ। 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके द्वारा क्या करा गया? भारत में सिक्किम को शामिल करा गया। सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिक्किम भारत का राज्य कब बना? तो 1975 में बना। कौन से एक संविधान संशोधन के द्वारा बना? तो कौन सा संविधान संशोधन था आपका? 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिसके द्वारा सिक्किम को हमने भारत के एक राज्य का दर्जा दिया। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे आते हैं, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने इस पर स्टार भी लगाए रखे हैं। 42वां संविधान संशोधन। सर 42वां संविधान संशोधन एक ऐसा संविधान संशोधन था जिसने संविधान के बहुत बड़े पार्ट की रूपरेखा को चेंज कर दिया था। तभी इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसने संविधान के कई सारे प्रोविजंस को क्या करा था आपका? चेंज करा था। ऐसा इसलिए हुआ कि उस टाइम भारत में एक ऐसी प्रधानमंत्री काम कर रही थी जिसको हम आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, इंदिरा गांधी। मतलब अगर आपको कभी शक हो कि यार लड़की की पावर पे अगर आपको कभी शक हो तो आप इंदिरा गांधी को पढ़ सकते हो, इंदिरा गांधी को देख सकते हो। द जो आयरन वर्ड है वो यहाँ से यूज़ करना चालू करा हमने लड़कियों के लिए। उसने बताया कि प्राइम मिनिस्टर कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। क्लियर है ये चीज़? तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे प्रोविजंस को चेंज कर दिया। ठीक है, तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं पेपर में। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसने जोड़ी संविधान में वो था आपका प्रियम्बल। भारत की जो प्रस्तावना है उसमें इसने 3 वर्ड जोड़े। भारत की प्रस्तावना में इसने 3 वर्ड जोड़े। कौन कौन से वर्ड थे? एक था आपका सोशलिस्ट, सेकुलर और आपका इंटीग्रिटी। समाजवाद आपका क्या बोलते हैं इसको? सेकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं आपका? मेरे को याद नहीं आ रहा। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, अखंडता। 3 वर्ड जोड़े थे आपका, एक सोशलिस्ट जोड़ा, सेकुलर वर्ड जोड़ा आपका और इंटीग्रिटी। 3 वर्ड यहाँ पर जोड़ते हैं किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? आपका 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए। कब हुआ आपका? 1976 में हुआ। 3 वर्ड जोड़े। पहला प्रोविज़न ये था। दूसरा प्रोविज़न जो था वो वेरी इंपॉर्टेंट था, इसने भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई? फंडामेंटल राइट जैसे कि हैं हमारे, जैसे कुछ अधिकार हैं वैसे ही हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। और कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थी कि नहीं? तो बिल्कुल नहीं थी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं जोड़ी थी। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने संविधान में क्या जोड़ा? फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी। और कहाँ पर जोड़ी? तो संविधान का जो चौथा पार्ट है, चौथा पार्ट में एक अलग से एक पार्ट बनाया 4th ए में इनको जोड़ा गया। और कौन से आर्टिकल में इनको जोड़ा गया? 51A। कौन से आर्टिकल में इनको जोड़ा गया? कौन से आर्टिकल में इनको रखा गया? 51A। एक कमेटी गठित करी गई थी आपकी, स्वर्ण सिंह कमेटी। कौन सी कमेटी गठित करी गई थी इसके लिए? स्वर्ण सिंह कमेटी गठित की गई थी। इसकी सिफारिश, इसकी रिकमेंडेशन पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को क्या करा गया? आपका जोड़ा गया। प्रेजेंटली कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? प्रेजेंटली कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आपकी? तो प्रेजेंटली अगर हम देखें तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं हमारे पास हैं। क्लियर है चीज़? तो 2 प्रोविज़न वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों प्रोविज़न किसके अकॉर्डिंग जोड़े गए थे? आपका 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो लोकसभा था उसका टेनर हमने 1 साल बढ़ा दिया था। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट गिरने वाली थी और इंदिरा गांधी का जब उसे ऐसा लगने लगा कि यार मेरी गवर्नमेंट गिरने वाली है और हम चुनाव हार जाएंगे, तो उसने 5 साल जो टेनर हुआ करता था उसको टेनर को बढ़ाकर कितना कर दिया? 6 साल कर दिया।
ये सिर्फ एक बार हुआ है। ध्यान रखना, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि लोकसभा का टेनर कितनी बार बढ़ाया गया है, तो सिर्फ एक बार बढ़ाया गया है। 1976 में बढ़ाया था, किसने? आपका इंदिरा गांधी ने। तो लोकसभा का जो टेनर था वो 5 साल से बढ़ा के कितना कर दिया गया? आपका 6 साल कर दिया गया। ठीक है, इसने जो एक इंपॉर्टेंट प्रोविज़न और था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, वो ये था कि इसने जो 5 सब्जेक्ट थे, 5 ऐसे विषय जो पहले किसके हुआ करते थे? राज्य के विषय हुआ करते थे, स्टेट लिस्ट के विषय हुआ करते थे, उनको इसमें किसने में डाल दिया? कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। किसमें डाल दिया? आपका कॉन्करेंट लिस्ट। 3 लिस्ट है हमारे पास। कितनी लिस्ट है? 3। अगर आप 7वीं अनुसूची देखोगे, कौन सी अनुसूची की बात करूं? 7वीं अनुसूची की बात करूं, तो वहां पर 3 लिस्ट है हमारे पास। 3 लिस्ट कौन कौन सी आपकी? एक तो स्टेट सेंट्रल लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, और एक कौन सी लिस्ट है आपकी? कॉन्करेंट, समवर्ती सूची। पहली है आपकी केंद्र सूची, दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। पहली सूची में वो विषय हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है। दूसरी सूची में वो विषय हैं जिन पर राज्य कानून बना सकता है, और कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट हैं जिन पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने कितने सब्जेक्ट कौन कौन सी लिस्ट में अभी प्रेजेंट में हैं। ठीक है, क्लियर है चीज़? तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या करा? 5 सब्जेक्ट, 5 ऐसे विषय जो पहले स्टेट लिस्ट में आते थे, उनको किस में डाल दिया गया? कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। कौन कौन से? एजुकेशन, फॉरेस्ट, आपका प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वेट एंड मीजर्स, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये 5 ऐसे विषय थे जो पहले किस में आते थे? आपके स्टेट लिस्ट में। उनको कहाँ पर डाल दिया गया? आपका कॉन्करेंट लिस्ट में क्या कर दिया गया? आपका डाल दिया गया। क्लियर है चीज़? तो ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। इससे एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा। इसको आप अच्छे से कर लो, और इतना ही पढ़ना है, और आपको ज़्यादा कोई प्रोविज़न पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अनदर इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दैट इज़ 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये कब हुआ? आपका 1978 में हुआ। और ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, 42 और 44? क्योंकि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो उल्टे सीधे प्रोविजंस कर दिए गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को चेंज कर दिया था, उसको दोबारा से रिस्टोर्ड करने के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा गया? आपका 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा गया। क्यों? क्योंकि इस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार बदल चुकी थी। अब जो सरकार आ चुकी थी वो किसकी आ चुकी थी? मोरारजी देसाई की। 1978 में गैर कांग्रेसी सरकार आई भारत में, दैट इज मोरारजी देसाई सरकार। तो उसने, जो इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करा था, उसको कुछ रिस्टोर्ड करा गया। ठीक है, कुछ उसके प्रोविजनों को क्या करा गया? दोबारा से बहाल करा गया। ठीक है, तो इसलिए 42 और 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है। क्लियर? अब कौन कौन से प्रोविज़न कराए गए, तो मैं आपको बताता हूँ। पहला प्रोविज़न जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो कि संविधान का एक फंडामेंटल राइट था, जो कि पहले केस में आता था आपका फंडामेंटल राइट में आता था। आपका फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया, और उसे अब किस में शामिल कर दिया गया? 300A आर्टिकल में क्या बना दिया गया? लीगल राइट बना दिया गया। कैसा? एक अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया, लीगल राइट। फंडामेंटल राइट से उसे क्या कर दिया गया? आपका हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया। एक क्वेश्चन आपका कई बार पेपर में पूछा गया है कि इसको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। तो कौन सा एक संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटाया गया था? तो वो था आपका 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको क्या करा गया था? हटाया गया था। क्लियर है ये चीज़? जो सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो था कि पहले जो आपकी इमरजेंसी लगती थी, इमरजेंसी 3-4 आपके बेसिस पे लग जाती है। जैसे कि अगर किसी ने हम पे वॉर कर दिया तो हम इमरजेंसी लगा सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। पहले क्या होता था? एक वर्ड यूज़ करा जाता था, इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस मतलब कोई थोड़ा बहुत भी अगर हू हल्ला कर रहा है, कोई थोड़ा बहुत भी प्रोटेस्ट कर रहा है, तो ये पावर थी कि हम क्या कर सकते थे? इमरजेंसी क्या कर सकते थे? लगा सकते थे। इमरजेंसी को क्या कर सकते थे? फोर्स कर सकते थे। अब इसका फ़ायदा इंदिरा गांधी ने उठाया, और उसके खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट करा, तो उसने क्या लगा दिया? इमरजेंसी लगा दी। किस वर्ड का यूज़ करके? इंटरनल डिस्टर्बेंस का यूज़ करके। तो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या करा? इस वर्ड को ही हटा दिया, और इस वर्ड की जगह जो वर्ड जोड़ा गया वो क्या जोड़ा गया? आर्म्ड रिविलियन। आर्म्ड रिविलियन का मतलब है कि अब
हम इमरजेंसी तभी लगाएंगे जब विद्रोह, सरकार के खिलाफ विद्रोह कैसा हो, सशस्त्र विद्रोह हो। कैसा विद्रोह हो? आर्म्ड रिविलियन। अगर सशस्त्र विद्रोह सरकार के खिलाफ कोई कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, तभी हम इमरजेंसी लगा सकते हैं। जर्नल अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है सरकार के खिलाफ तो इमरजेंसी लगाने का अब कोई भी प्रावधान क्या नहीं है, संविधान में नहीं है। क्लियर है? तो आपको 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सिर्फ ये 2 प्रोविजन याद रखने हैं। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे जो आता हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अभी के टाइम में काफ़ी चर्चा है, तो पेपर में बिल्कुल पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है। 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ आपका? 1985 में हुआ। 52वां संविधान संशोधन। इस 52वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इस 10वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? आपका दल बदल कानून से संबंधित है। एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब जैसे कि मैंने कांग्रेस की पार्टी से चुनाव लड़ा, कांग्रेस की पार्टी से मैं चुनाव जीता और मैं किस में शामिल हो गया? बीजेपी में जाके शामिल हो गया, तो उस प्रकार से मेरी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। अगर मैं एमएलए बना हूँ, मैंने चुनाव जीता है, तो मेरे चुनाव को क्या कर दिया जाएगा? निरस्त कर दिया जाएगा। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं, दल बदल कानून बोलते हैं। ठीक है, आज के टाइम पे हो रहा है ना, एक जीतते किसी और पार्टी से हैं, शामिल किसी और पार्टी में हो जाते हैं। ये चीज़ आप मध्य प्रदेश में आप बहुत टाइम से देख रहे होंगे, सब जगह ये चीज़ लगातार हो रही है। हॉर्स ट्रेडिंग, पैसों से सांसदों को खरीद फरोख्त जो आप कर रहे हैं वो अभी के टाइम बहुत हो रही है। तो ये जो आपका 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बिल्कुल चांसेस है पूछा जा सकता है। क्लियर है ये चीज़? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थे। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, उनकी चर्चा मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, जो आपको कल या परसों आपको अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं हर एक 1 to 1 हर एक की क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।